एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज का लेसन आप तो देख चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन। हाँ, आपने कहा, मेरे राइजिंग स्टार्स ने कहा और हमने बनाया। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स, सारे मेजर चैप्टर्स इसी एक चैनल पर कवर हो रहे हैं। आप चाहें तो बस चेक करने के लिए, हाँ मेरे कहने पर चेक करने के लिए क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ भाई, कहां लिखेंगे ये सब? अरे गूगल कर लो भाई, गूगल में चेक कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मेरे बनाए लेसन वीडियो श्योरली मिलने वाले हैं। हाँ, ना मिलने पर मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं उन वीडियोस को भी आपके लिए श्योर बनाऊंगा। तो आज की बारी है लॉज ऑफ मोशन। हाँ, मोशन मतलब जो बॉडीज मूवमेंट में है इन कंपैरिजन टू इट्स सराउंडिंग। आइए समझते हैं एक एक टॉपिक। ये चैप्टर थोड़ा इलॉबरेट होगा, पर रिक्वेस्ट करूंगा कहीं भी इसको मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा और पूरा चैप्टर अंत तक देखिएगा। तो जब हम बात करेंगे मोशन की, तो उससे पहले एक टॉपिक है फोर्स। क्योंकि बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए उसका नाम है फोर्स। हाँ भाई, फोर्स क्या है? तो फोर्स वो फिजिकल कॉज है जो चेंज करता है। क्या लाता है? बॉडी में चेंज लाता है, उसके शेप में चेंज लाता है, साइज में चेंज लाता है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में और मोशन को रेस्ट में ले आता है। हाँ, शेप और साइज किस में चेंज करता है? एक नॉन रिजिड बॉडी में, जैसे कि टूथपेस्ट। हाँ भाई, नॉन रिजिड बॉडी जैसे फोम का गद्दा, तो शेप चेंज हो जाएगा, आप उसको कंप्रेस करेंगे तो, फोर्स लगाएंगे तो। पर रिजिड बॉडी है जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस नहीं है, वहां पर क्या होगा? उस पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। इमेजिन करिए अपने स्ट्राइकर को, हाँ कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को क्या कर दिया है? तेजी से क्या कर दिया? अपने फिंगर से मार दिया। क्या करता है? रिजिड बॉडी है, तेजी से मोशन में आ जाता है। तो बॉडी को मोशन में लाता है और इवन रेस्ट में भी लाता है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। हाँ, जैसे आप देखेंगे एक गार्डन में एक मैन क्या कर रहा है? लैंड मोवर। हाँ, वो जो लॉन में जो घास काटने वाली मशीन होती है उसे कहते हैं लॉन मोवर। क्या कर रहा है? अपने फोर्स से एक रुकी हुई लैंड मोवर को क्या कर रहा है? हाँ भाई, ताकत लगती है इसको चलाने में। है क्या आपके घर में? चलिए, स्कूल में तो देखा ही होगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर एक साइकिलिस्ट है जो ताकत लगा रहा है, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, पेडल मार रहा है क्योंकि उसको साइकिल की स्पीड और तेज करनी है। और आ जाइए, एक फुटबॉलर है और वो क्या कर रहा है? फोर्स से डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कर रहा है, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और लास्ट डायग्राम, एक बेकर क्या कर रहा है? एक नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट है, डफ। हाँ, वो जो आटा जो गुथा हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। गुथे हुए आटे को क्या कर रहा है? शेप चेंज कर रहा है ना? तो फोर्स इन सारे कामों में काम आता है। हाँ, अब आता है काइंड्स ऑफ फोर्स। दो टाइप के फोर्स पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। मतलब छू लो और बिना छुए। यही है मतलब। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट करता है जब उस बॉडी का हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। अरे भाई, टच कर लेते हैं, जाके छू लेते हैं उसे। हाँ भाई, सिंपल सी बात है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या? बॉडीली टच करना। तो अगर कोई फोर्स टच करके, हाँ, अब कौन कौन से हैं ऐसे एग्जांपल्स? आइए, सबसे पहला एग्जांपल स्क्रीन पे आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप जब चल रहे होते हैं, आपने ध्यान दिया है आपके चलते समय क्या होता है? अरे भाई, आपके पैर में जो आपने शूज पहने हैं उसका सोल ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन करता है। इवन जब आप बैठे होते हैं, आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और चेयर जिस पर आप बैठे हैं उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन अपोजिंग मोशन वाली बॉडीज के, हाँ, में क्या करता है? स्टॉपिंग लाता है, रुकावट पैदा करता है। आइए समझते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अ रफ सरफेस, अ फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इसका मतलब है कि अगर आप
चलना चाहते हैं आगे, आप मूव करना चाहते हैं आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड चलता है ना? समझ गए? तो फ्रिक्शन फोर्स कहां है? मैंने कहा हर जगह है, इवन वाइल वॉकिंग है, आपके सोल और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है। एक और फोर्स समझते हैं, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल, जब कोई बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, नॉर्मल। अब रिएक्शन, क्योंकि एक्शन के बाद होता है रिएक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, अपने हाथ पे रख लिया। चलिए, मैंने तो एक पेन को रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट इसे क्या कर रहा है, हाथ को डाउनवर्ड ले जाना चाहता है, पर हाथ की ताकत से हम इसे क्या करते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, उतने ही फोर्स से, अगर हम सेम हाइट पे से मेंटेन करना चाहते हैं। इमेजिन करिए एक नोटबुक है और वो टेबल पर पड़ी है, कुछ इस तरीके से, ये रहा टेबल, और वेट ऑफ द नोटबुक, ये जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, पर ये टेबल से जो फोर्स ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, हां, वही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि इसका बैलेंसिंग फोर्स है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस द बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। पहला फोर्स है डाउनवर्ड, जो कि ग्रेविटी की तरफ है, क्योंकि वेट ऑफ द बॉडी इज फुल, तो वो डाउनवर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। However, the body does not fall because the surface exerts an equal opposite force on it. वो सरफेस ही क्या करता है, एक फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है, उतना ही फोर्स लगाता है जितनी फोर्स से बॉडी का वेट था। समझ गए? इक्वल फोर्स लगाता है, और इस फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एग्जांपल देख लिया आपने। आइए तीसरा कांटेक्ट फोर्स देखते हैं। ओहो, टेंशन, पढ़ाई की टेंशन? नहीं सर, तरुण है ना, पढ़ाई की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला टेंशन नहीं है। आइए हम लोग जिस टेंशन की बात कर रहे हैं, जब एक स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में आप कोई वेट लगा देते हैं, पेंडुलम जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया, तो आपने ये जो पेंडुलम में बॉब लगाया नीचे, ये रहा मेटेलिक ऑब्जेक्ट, आपने बॉब लगाया, इसका वेट इसे डाउनवर्ड पुल करता है। क्या चीज? इसका वेट इसे डाउनवर्ड पुल करता है, पर ये जो स्ट्रिंग है इस पर एक अपवर्ड फोर्स, इक्वल अमाउंट का फोर्स, जितना वेट डाउनवर्ड था उतना ही अपवर्ड फोर्स क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है अपनी पोजीशन पे, और इसी का नाम है टेंशन फोर्स। याद रखिएगा, जब ये बॉडी सस्पेंड हुई थी तो स्ट्रिंग पे लगता है ये फोर्स। स्ट्रिंग समझ गए, वो धागा। तो द बॉडी पुल्स द स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड पुट कर रही है? क्योंकि बॉडी के अंदर है वेट, और इट इज इन द स्ट्रेच्ड कंडीशन क्या होता है, द स्ट्रिंग पुल्स अपवर्ड। स्ट्रिंग कहां जाती है, बॉडी को अपवर्ड रखती है, बैलेंस्ड पोजीशन में रखती है, और जिस फोर्स की वजह से ऐसा कर पाती है, आप देख पाएंगे उस फोर्स का नाम है टेंशन। तो एक टेंशन डेवलप हो जाती है स्ट्रिंग में। आइए अब आते हैं, स्ट्रिंग देख लिया, अब चौथा कांटेक्ट फोर्स नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करना, यह अप्लाई होता है स्प्रिंग के केसेस में। सोचिए, इमेजिन करिए एक स्प्रिंग है और एक साइड में उसको हमने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अब आप स्ट्रिंग को पुल कर दीजिए, खींच लीजिए स्ट्रिंग को, छोड़िए, क्या होगा, वापस आएगी, पहले तेजी से बाउंस बैक करेगी, फिर थोड़ी देर बाद रीस्टोर होके अपने शेप पे आ जाएगी। आई एम वेरी श्योर आपने ऐसा रबड़ के साथ किया होगा, और कभी कभी रबड़ आपको लग भी गया होगा। आपने रबड़ को दांत पे फंसाया और खींच लिया, अगर दांत से छोड़ा तो रबड़ तेजी से आपके हाथ की तरफ बढ़ेगा, लगेगा आपके हाथ में। क्या कहते हैं, यह है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग वाले एक्शन में होता है, मतलब जिस बॉडी में क्या हो, इलास्टिसिटी हो, उस वाली बॉडी में होता है। तो द स्प्रिंग हैज द टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड। एक एंड को फिक्स रखना है और दूसरे एंड पे आपको फोर्स लगाना है,
जितना आप फोर्स लगाएंगे उतने ही फोर्स से वो अपने पोजीशन पर बैक आ जाएगा। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा फॉरवर्ड, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और वो क्यों हो पाएगा? बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग या इलास्टिक मटेरियल पर ऐसा होता है। तो ये सारे आपने पढ़े कांटेक्ट फोर्स। पांचवा और आखिरी कांटेक्ट फोर्स है कोलिजन फोर्स। तो ये कब होगा? अरे भाई, जब दो बॉडीज टकराएंगी। आपने जरूर कोई ना कोई एक्सीडेंट देखा होगा सड़क पर। क्या कहते हैं? टकराने के बाद क्या होता है? दोनों बॉडीज गिर जाती हैं। हाँ, कभी आपका भी एक्सीडेंट हुआ होगा। क्या कहते हैं? कभी तुम भी किसी से टकराए होगे, साइकिल में रहे होगे या एक्टिवा में रहे होगे। हाँ, मैं बहुत श्योर हूं, जब टकराए होगे टकरा करके गिर गए होगे। क्या कहते हो? तो ये है कोलिजन फोर्स। जो बॉडीज मोशन में हैं उनके अंदर है एनर्जी, उनके अंदर है फोर्स, और जब वो टकराती हैं तो वो क्या करती हैं? वापस अगर वो टकरा करके क्या होती हैं? बैकवर्ड और या साइडवर्ड्स क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। चलो, व्हेन द टू बॉडीज कोलाइड दे पुश ईच अदर। जब टकराती हैं तो वो एक दूसरे को क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। बॉडी ए जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बॉडी बी। चलिए बॉल्स के रूप में समझते हैं। एक बड़ा बॉल है और एक छोटा बॉल है। दोनों क्या होने वाले हैं? एक दूसरे से टकराने वाले हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर क्या होगा। टकराने के बाद क्या होगा? कोलिजन के बाद वो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव अवे कर जाएंगे। मैंने बॉल कहा था इसीलिए साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं कहा था। टकराने के बाद वो मूव अवे नहीं करेंगे, वो वहीं तो गिर जाएंगे। तो इस तरीके से बॉल क्या होगा? टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मूव अवे हो जाएगा। और वो फोर्स जो इससे मूव अवे करा रही है उसका नाम है कोलिजन फोर्स। ठीक है, आपने ध्यान दिया हर फोर्स में बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आ रही है एक दूसरे से। पर अब जो हम करने वाले हैं उसके लिए बॉडी को हमको फिजिकल टच या कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए नाम है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और सबसे पहले आते हैं ग्रेविटी की बात करते हैं। अरे भाई, पेन छोड़ के देख ले। क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कैच कर लिया। पेन छोड़ के देखो, कॉइन उछाल के देखो। जैसे उछालोगे हाइट पे जाने के बाद क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ये पुल टूवर्ड्स द अर्थ जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या सिर्फ अर्थ पे है? अरे नहीं भाई, पूरे यूनिवर्स में है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सिर्फ हमारी धरती पे नहीं है। क्या है इस लॉ में? कि ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स मास। इसका मतलब है एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, याद रखिएगा अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। और पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं और तुम भी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मेरा आकर्षण ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं यहां पर हूं, स्क्रीन के इस साइड में है। थोड़ा मेरी तरफ पुल ज्यादा होगा। वैसे पुल डिपेंड किस पे करता है? मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। वैसे तुमने सुना है ना, अगर तुम किसी चीज को चाहते हो तो उसके पीछे शिद्दत से लग जाओ। सुना होगा डायलॉग। क्या होगा? पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए क्या करेगी? अपना जोर लगा देगी। चाहिए सिर्फ क्या? एक हिम्मत, एक भरोसा कि मैं ये कर सकता हूं। चलो, ग्रेविटेशनल पुल ने एक मैसेज दे दिया। क्या कहते हैं? एक मोटिवेशन दे दिया। तो कैसा फोर्स है? ऐसा फोर्स है जो दो पार्टिकल्स कहीं भी हो यूनिवर्स में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। याद रखिएगा, जो फोर्स हम अर्थ पे महसूस कर रहे हैं उसका एक स्पेशल नाम है, ग्रेविटेशनल नाम नहीं है। प्लीज ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स पे काम करता है और हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बात कर रहे हैं तो ये हमारी अर्थ पे काम कर रहा है। तो इसकी वजह से ही हमारी धरती क्या कर रही है? मूव कर रही है। हर ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आ रहा है। कोई भी पैराशूट, कोई भी प्लेन आसमान से क्या होने लगता है? नीचे ही आता है। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कल्पना चावला जब धरती पे आ रही थी, हाँ, वो एस्ट्रोनॉट जब धरती पे आ रही थी, उनका प्लेन
उनका प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि वो इतनी तेज गति से नीचे आ रही थी कि उनका प्लेन उसके टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाया। नतीजा, तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, इवन मीटियोर्स भी, सच सुन रहे हैं, मीटियोर्स भी, फॉलिंग लंप ऑफ रॉक्स भी क्या होता है, धरती की तरफ कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं। तो अर्थ अट्रैक्ट करती है और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है। याद रखिएगा, क्यों अर्थ अट्रैक्ट करती है? अरे भाई, अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम उसका मास है। हाँ, इसीलिए जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है अगर चूहे और हाथी में कंपेयर करें, ध्यान से सुनेगा, चूहे और हाथी में कंपेयर करें तो हाथी का मास ज्यादा होगा और हाथी चूहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, चूहा हाथी को तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। समझ गए? कम कर पाएगा, चूहे के पास मास कम है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कहां होता है? कभी आपने कंघी करते समय आपके बाल ड्राई थे, आपने कोम किया, कंघी की, तो आपने देखा बाल उस पर चिपक रहे हैं। आपने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर को क्या किया, रख दिया, देखा कि उस पे पीस ऑफ पेपर कोम से स्टिक कर रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन दोनों में चार्ज डेवलप हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बॉडी क्या करती हैं, अनलाइक चार्ज होने पे अट्रैक्ट करती हैं और लाइक चार्ज होने पे रिपेल करती हैं, और यही फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखिएगा, ये चार्ज बॉडीज पे ही अप्लाई होगा, नॉन चार्ज बॉडीज पे अप्लाई नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स, ओहो, मैग्नेट से तो आपने पक्का ही खेला होगा, नहीं खेला होगा तो यूज तो किया ही होगा। क्या कहा तुमने? मैग्नेट नहीं यूज किया है? अरे क्यों, तुम्हारे ईयरफोन में मैग्नेट लगा हुआ है, चेक करो। अरे आजकल बच्चों का वो मैंने देखा है, नेक बैंड पहनते हैं, उसमें नीचे देखिए क्या होता है, दोनों जो कान में लगाने वाले ईयरफोन्स होते हैं वो उसमें भी लगा होता है, आके जोड़ देते हैं बच्चे। क्या कहा? तो है ना, आपकी फ्रिज में लगा है भाई, तुम्हारी फ्रिज में लगा हुआ है, फ्रिज तभी तो जाके क्या होती है, बंद हो जाती है आकर के। कैसे? क्योंकि उसमें क्या लगा है, मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, आयरन या आयरन से जुड़े फेरिक पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और रूल इसमें भी सेम है, अगर दोनों सेम पोल्स होंगे तो रिपेल कर जाएगा, अनलाइक पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा। आइए, अब तक तो आपने देखा कि 2 टाइप के फोर्सेस हैं, कांटेक्ट फोर्स 5 टाइप के बताए, नॉन कांटेक्ट फोर्स 3 टाइप के बताए। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं कुछ, जैसे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही काम करता है, अट्रैक्ट भी करता है, जैसे मैंने कहा था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल भी करता है, तो दोनों हो सकते हैं। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सेपरेशन भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में, नाम है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन। इसी पे बेसिक हम चैप्टर करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लॉ, न्यूटन का पहला लॉ, तो इस लॉ में बताया गया है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहती है, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहती है। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दी जाए। दैट मीन्स एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। यही है हमारा पहला लॉ। आइए इस लॉ से जुड़े बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है? तो हर ऑब्जेक्ट, इवन तुम में, इवन मुझ में भी क्या है, मास है, और मास है तो इनर्शिया है। ध्यान से सुनिएगा, जितना मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू, हां ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नाइदर चेंजेस इट्स स्टेट नॉर टेंड टू चेंज द स्टेट। ठीक है, इसका नाम रखा गया इनर्शिया। इनर्शिया मास की वजह से आ गया है। चलो एक एग्जांपल पूछता हूं तुमसे। तुम्हें कहा है कि एक साइकिल को धक्का मार दो, क्या कहते हो? बड़े मजे से धक्का मार दोगे। पर मैं कहूं अब एक ट्रक को धक्का मारो, क्या कहते हो? पसीने छूट जाएंगे, ट्रक हिलेगी नहीं। पर तो मास ज्यादा है ट्रक का, क्या कहते हो? ट्रक का मास ज्यादा है,
उसको फोर्स लगाना, उसको पुल करना, एक के लिए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। कई सारे, हाँ, अगर तुम्हारे कई सारे फ्रेंड्स आ जाएं, 8-10 पूरा क्लास आ जाए तुम्हारा 10th 9th का, क्या कहते हो, पूरा 9th आ जाए, तब शायद मुझे लगता है मूव कर जाएगी। तो मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। तो फोर्स क्या है, देखा, फोर्स वो एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी को क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाता है और मोशन से रेस्ट में लाता है। जरा देखिए तो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप देखेंगे बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, इन दोनों केस में, और यहां दोनों केस में बॉडी मोशन में है। हां, आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब मास ही डिसाइड करेगा कि बॉडी का इनर्शिया क्या है। तो ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, हाथी चूहा, समझ गए। अब आता है इनर्शिया, दो टाइप के हैं। पहला दिखाया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसी को ब्रेक करते हैं। हां, नया कुछ नहीं याद करना है। इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। बॉडी में फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, वरना वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल में, अगर ट्रेन चल रही है और ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी क्या होती है, थोड़ा बैकवर्ड चले जाती है। नहीं ध्यान दिया है कभी? कभी आप अपने फ्रेंड के साथ एक्टिवा में बैठे हो, मोटरसाइकिल में बैठे हो, और उसने अचानक क्या कर दिया हो, हाँ, अचानक गियर ले लिया हो, हाँ, तुम पीछे बैठे हो, अचानक पीछे चले जाते हो, क्या कहते हो? नहीं, आओ दिखाते हैं, इस इमेज को दिखाते हैं। जरा इस इमेज को देखिए। जैसे ही बस ने पहिया आगे बढ़ाया, तेजी से जैसे ही पहिया आगे बढ़ रहा है, देखिए मैन, ये आदमी कहां चला जा रहा है, पीछे की तरफ, बॉडी बैकवर्ड जा रहा है। देखा ऐसा क्यों? आओ अभी इसको समझते हैं। दूसरा एग्जांपल दे दूंगा, फिर समझते हैं। यहां देखिए एक कॉइन है, हाँ, ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के कॉइन को मेन स्ट्राइकर से मारा जा रहा है। देखिए जो सिर्फ सबसे नीचे वाला जो कॉइन है जिसपे स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया, सिर्फ वो बाहर निकलता है, बाकी जो पाइल्स ऑफ कॉइन है वो एज इट इज इंटैक्ट है। तो नीचे वाला ही कॉइन क्या होता है, तेजी से बाहर निकल जाता है। क्या कहते हैं? आई एम वेरी श्योर अगर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो ये आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये है दोनों केसेस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आइए कुछ और एग्जांपल बताते हैं, फिर इसका रीजन भी देते हैं आपको। हाँ, कारपेट को, आपके घर में कारपेट है और कारपेट में बहुत सारी धूल जमा हो गई है, तो उसकी धूल निकालने का एक तरीका है, दे डंडे उसको, हाँ सही हो जाएगा, सारी धूल बाहर। क्यों का जवाब भी दूंगा। और यहां तो मैंने कहा एक पेड़ है, हाँ, कोई बड़ा भारी वाला पेड़ नहीं है, कोई छोटा पेड़ है, और उसके फल आपको क्या करने, नीचे गिराने हैं। बस पेड़ की डालियों को तेजी से हिला दो, क्या होगा, फल टूट जाएंगे। तो इन सारे केसेस में आप देख रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है, पर जैसे ही सडनली आप उसमें मोशन में लाते हैं तो एक जर्क पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ट्रेन वाले एग्जांपल से शुरू करते हैं। जब ट्रेन में आप बैठे होते हैं, जैसे ही ट्रेन चलती है आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या चीज, आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, ट्रेन के साथ, ट्रेन के बॉडी से टच होती है। तो जब वो मूव करती है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो मूव कर जाता है आगे, पर ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रह जाता है। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे चला जाता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रह जाता है, इसीलिए जर्क महसूस होता है, आप बैकवर्ड चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी आपके फ्रेंड में भी मैंने कहा था, अचानक गियर ले लिए, आप पीछे हो जाते हो अचानक, ठीक है। तो ये है रीजंस। कारपेट को जब बीट करते हैं स्टिक से, डंडे से पीटते हैं कारपेट को, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, और बीट करने से क्या होता है, अचानक वो मोशन में आते हैं। तो जहां वो पार्टिकल स्टिक रहते हैं वहां से क्या होते हैं, जर्क लगने पर बाहर आ जाते हैं। चलिए इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आधा करना है। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, it continues to be in a state of motion unless and until an external force is applied on it.
अरे भाई, एक पैडल्ड साइकिल चल रही है, फ्लैट सड़क है, और आपने तेजी से पैडल मार दिया है। छोड़ दीजिए अब थोड़ी देर के लिए, साइकिल खूब दूर तक चलती रहती है। आप कहेंगे सर थोड़ी देर बाद तो बंद हो जाती है। तो मैंने कहा तो था, बॉडी मोशन में रहती है, मोशन में ही रहती है। मोशन वाली बॉडी मोशन में ही रहती है तब तक जब तक या तो हम ब्रेक ना लगा दें। पर फिर क्यों बंद हो जाती है? थोड़ी दूर जाने के बाद बंद है, क्योंकि अभी भी फ्रिक्शन हो रहा है। टायर के बीच में और ग्राउंड के बीच में, धरती के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन अपोजिंग मोशन करता है, याद ही होगा। हाँ, इसीलिए क्या होता है, बॉडी रुक जाती है। पर अगर ऐसा सरफेस होता, फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, तो वहां पर बॉडी कंटिन्यूअस चलती रहती, मोशन उसका स्टॉप ही नहीं होता। अरे भाई, जैसे हमारा ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं? मोशन में हैं और हमेशा मोशन में हैं, पूरे समय क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। आइए एक साइक्लिस्ट के एग्जांपल समझते हैं। एक साइक्लिस्ट क्या करता है, जब ब्रेक लगा भी देता है, सॉरी, जब पेडल मार भी लेता है और छोड़ देता है अपने आप को, फिर भी क्या होता है? साइकिल काफी देर तक चलती रहती है। और एक पैसेंजर जब किसी चलती हुई ट्रेन से बाहर कूदता है, हाँ, कभी आप चलती ट्रेन से बाहर कूदे हैं? हाँ, वैसे तो मत कूदिएगा, मैं मना कर रहा हूं, पर चांसेस है कि कूदने पे आप गिर जाएंगे। सर ऐसा क्यों? देखिए, चलती हुई ट्रेन की वजह से आपकी जो बॉडी के जो लोअर पार्ट है वो भी मोशन में थे। ट्रेन चल रही थी, आपका लोअर पार्ट मतलब पैर वाला हिस्सा वो भी मोशन में था। पर जैसे ही आपने जमीन पे कूदे आप, हाँ, ट्रेन से जैसे ही नीचे कूदे या चलती बस से कूदे, तो आपका बॉडी का लोअर पार्ट सडनली क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में। जर्क महसूस होगा, इसीलिए आप गिरने की चांसेस हैं, इसीलिए सावधानी। ठीक है। When a vehicle suddenly stops, या किसी ने अचानक ब्रेक मार दी। हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और फ्रेंड ने क्या किया, अचानक क्या कर दिया, एक्टिवा की ब्रेक मार दी। या अपनी फैमिली में कार में जा रहे हैं और कार में पापा ने अचानक क्या कर दिया, देखा कोई बच्चा आ गया, कोई अचानक रेड लाइट आ गई, पापा ने तेजी से ब्रेक मार दी, तेजी से आप लोग आगे चल जाते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से पैसेंजर आगे की तरफ फॉरवर्ड चला जाता है। क्यों क्यों क्यों? देखिए, क्यों पैसेंजर आगे तरफ बढ़ जाता है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि यहां पर वो इनर्शिया ऑफ मोशन में था। इसकी लोअर सरफेस, ये है इसका लोअर सरफेस, मोशन में है। कब? जब गाड़ी चल रही थी। गाड़ी जैसे से कार चल रही थी तेजी से, वो भी क्या कर रहा था? मोशन में है। पर जैसे ही ब्रेक मारा, जैसे ही यहां पे ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, ये पार्ट जो कि लोअर पार्ट से टच है, ये पार्ट क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, अपर पार्ट, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है, वो मोशन में ही रह गया। इसीलिए आदमी आगे की तरफ बढ़ जाता है, और इसीलिए कहा गया है ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट। कभी सुना होगा आपने, पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे बेटा सीट बेल्ट पहन लो। क्यों? इसीलिए, क्योंकि अगर अचानक ब्रेक लगेगी तो क्या हो जाएगा, आप आगे की तरफ जाएंगे, और सीट बेल्ट ना होने से क्या होगा, आप डैशबोर्ड में टकरा जाएंगे। आगे जो ग्लास लगा है, समझ गए, खतरा है उन सबका। इसीलिए पेरेंट्स की बात मान लिया करो, समझ गए? हाँ, सोच के बोलते हैं बहुत वो। चलो, लीनियर मोमेंटम, ये क्या है? एक एग्जांपल से बात करते हैं। आपका फ्रेंड साइकिल लेके आ रहा है, आपका फ्रेंड साइकिल लेके आ रहा है और आपको उसको रोकना है। चलिए मान लेते हैं उसकी साइकिल की ब्रेक फेल हो गई है, तो आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है साइकिल को पकड़ भी सकते हैं। फोर्स लगाएंगे तो आप साइकिल को करके क्या कहते हैं, रोक लेंगे। तो जो आपने फोर्स लगाया, एक बॉडी जो मूव करके आ रही थी, मोशन में आ रही थी, उसको अपने फोर्स से रोक लिया, इसी का नाम है लीनियर मोमेंटम। हाँ, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सिंबल पी जैसा दिखता है। हाँ, क्या है? वो फोर्स है जो एक मूविंग बॉडी को रोकने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी अगर साइकिल थी तो आप तो रोक पा रहे थे। सोचिए अब कार आ रही है सामने से, भले आपका दोस्त ही ला रहा है, सामने से कार आ रही है और आपसे कह रहे हैं हम कार को रोको, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोक पाएंगे? पहली चीज, कार को रोकना बहुत चैलेंजिंग है, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा मोमेंटम लगेगा आपको रोकने के लिए, जो आपके पास होगा नहीं, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब मास ज्यादा होता है तो मोमेंटम भी ज्यादा होता है।
समझ गए ना? कार को रोकना इसीलिए आपके लिए बहुत मुश्किल है या नामुमकिन के बराबर है। और अगर दोनों में से किसी एक बॉडी, जैसे साइकिल तो आपने रोक लिया, पर यही साइकिल आपका फ्रेंड बहुत तेजी से ला रहा है, ध्यान दीजिएगा, मास तो नहीं चेंज हुआ, उसकी स्पीड चेंज हो गई। इस बार आपका फ्रेंड साइकिल से ही है और बहुत तेज रफ्तार में आ रहा है, अब आपको बोलते हैं रोको। बहुत चांसेस है कि वो आपको मारता हुआ खुद भी छितरा के फैल जाएगा, यहां बिखर जाएगा, दूर जाकर के गिर जाएगा, दूर जाकर के। क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं ना? तो ये भी डिपेंड कर सकता है मास के साथ साथ क्या चीज पे डिपेंड करता है? मोमेंटम, वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? उसका ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स लगेगा उसको स्टॉप करने के लिए। उसी फोर्स का नाम है लीनियर मोमेंटम। याद रखिएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये सिंबल है P जैसा, मास इंटू वेलोसिटी। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ऐसा यूनिट में, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसीलिए सिंबल हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आइए अब आता है वर्ड चेंज इन मोमेंटम। तो दो मोमेंटम मिलेंगे आपको। पहला मोमेंटम मिलेगा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी से हो, मतलब जो वेलोसिटी इन द बिगनिंग हो। इनिशियल मोमेंटम के लिए mu फॉर्मूला लग जाएगा। और दूसरा मोमेंटम कौन सा है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी से निकल जाएगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा पी। ये जो डेल्टा सिंबल है यही मतलब है चेंज। और चेंज इन मोमेंटम के लिए क्या करेंगे? mv माइनस mu। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि m को कॉमन कर दें और v माइनस u कर दें। यह है चेंज इन मोमेंटम। अब इसी में रेट ऑफ चेंज, जैसे ही रेट वर्ड आ जाएगा तो मतलब हो जाएगा अपॉन टाइम। क्या वर्ड आ जाएगा? अपॉन टाइम। तो जैसे ही इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? mv माइनस u, जो कि सिर्फ चेंज इन मोमेंटम था, डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, आपको एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? v माइनस यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला है? v माइनस यू अपॉन टी। तो आपके पास यहां पर v माइनस यू अपॉन टी है। अब आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं? ma। आपने v माइनस यू अपॉन टी के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया a। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का आपके पास क्या आ गया? कंसेप्ट आ गया। क्या होता है रेट ऑफ चेंज? पहले चेंज इन मोमेंटम समझा आपने, यहां समझा आपने चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर आपने देखा कि रेट करना है, अपॉन टाइम करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ma के बराबर। आइए अब जरूरत पड़ेगी न्यूटन सेकंड लॉ की। फर्स्ट लॉ तो हो गया, सेकंड लॉ। 3 लॉज हैं, याद रखिएगा। सर इसैक न्यूटन, हाँ, इस सदी के सबसे महानतम साइंटिस्ट माने गए हैं। अरे वही भाई जिन्होंने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा था। क्या हमने नहीं देखा था क्या? सच में आपने देखा, मैंने देखा, पर हमने कभी इस पर इतना गौर नहीं किया। हमारे आसपास हर तरफ साइंस कुछ ना कुछ कर रही है। हाँ, हमें थोड़ा सा ध्यान देना, ऑब्जर्व करना है। सेकंड लॉ की बात करते हैं तो बहुत आसान है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि एक्सीलरेशन जो भी बॉडी में होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। बॉडी पे लगा फोर्स उसके एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है जितना फोर्स लगाओगे एक्सीलरेशन भी उतना ही होगा। फोर्स कम लगाओगे एक्सीलरेशन कम होगा। चलो आगे समझते हैं। फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस गिव एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पहला बताया कि एक्सीलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, दूसरा बता रहे हैं फोर्स मास पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब आप दोनों को कोरिलेट कर दीजिए तो फोर्स इज इक्वल टू ma। यही है न्यूटन सेकंड लॉ। बस इतना सा है न्यूटन सेकंड लॉ, इतना सा लिख दो। हाँ अरे भाई इतना मत लिखना, इतना सा समझ लो तो आपका न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा। तो जो ये कहता है कि बॉडी में लगाया गया फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सीलरेशन एंड मास के बराबर है। बस इतना ही है न्यूटन सेकंड लॉ। अब इसमें जब आपने फोर्स का इस्तेमाल कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, तो ये मास तो किलोग्राम में होता है, ध्यान दीजिएगा, पर एक्सीलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। अरे भाई जिनका लॉ है उनका तो नाम रहने दो उसमें, सर सेक न्यूटन। इसीलिए इस यूनिट का नाम है फोर्स के, ऐसा यूनिट का नाम है न्यूटन। ठीक है, अब न्यूटन की डेफिनेशन बता देंगे इसी से ही। तो द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, ये रहा मास, जिस बॉडी में मास 1 किलोग्राम है और वो प्रोड्यूस करता है एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस बॉडी का फोर्स होगा 1 न्यूटन के बराबर। अब 1 न्यूटन की वैल्यू तो समझ में आ गई। ये हो गया एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, छोटा यूनिट भी तो होगा। तो सीजीएस यूनिट है फोर्स का डाइन, छोटा यूनिट है डाइन। और अगर रिलेशन पूछ लूं तो पूछ लूं रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप बोलेंगे 1 न्यूटन की वैल्यू 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर है। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हमें समझना है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से समझना है, सर ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हाँ अभी इससे पहले बताया था। देखिए वही चीज आ गई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कीवर्ड देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंबल के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि डेल्टा पी मोमेंटम का चेंज बताएगा और डेल्टा टी रेट का चेंज बताएगा। रेट मतलब टाइम होता है। इज इक्वल टू एम ए, यही है न्यूटन सेकंड लॉ भी। ठीक है, और एम ए किसको कहते हैं? फोर्स को कहते हैं। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर है। और ये मास इंटू एक्सीलरेशन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। तो हैंस प्रूव क्या कहना चाहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है, जो कि फोर्स के बराबर है। और फोर्स मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो समझ गए। अब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में पुट कर देते हैं, वापस आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस डेफिनेशन को बाय हार्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा प्लीज, क्योंकि डेफिनेशंस को आप मत चेंज किया करिए, एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख दीजिए। कोशिश करिए इसमें अ द भी चेंज ना हो, रेट वेट कोई एक भी शब्द इसका चेंज ना हो। आइए फिर से आते हैं। तो यही रहा फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। याद कर लीजिए, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन विल होल्ड ट्रू। कब कब ये दोनों कंडीशंस पूरी करेगा? फोर्स मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट से आता है। ये शर्त तब अप्लाई होती है, ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो हो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम हो। नॉर्मली मैं और आप जिस कंडीशन में जी रहे हैं वहां पर यूजुअली लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम वेलोसिटी पे हम काम कर रहे हो। तो मैं और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पूछेंगे मुझसे लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बॉडीज की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? लाइट की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। मास ऑफ द बॉडी का कांस्टेंट होना चाहिए, मास चेंज नहीं करना चाहिए, तभी ये क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब आता है कि क्या हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? जवाब है हां, सही कह रहा हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ जिसमें बताया गया था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। यही बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं सेकंड लॉ की मदद से। तो सेकंड लॉ में तो बस एक आसान सा फॉर्मूला है, मैंने कहा था
और वो फॉर्मूला क्या बताया था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो चलिए, अगर किसी बॉडी में फोर्स ही नहीं लगाए तो, अगर हम किसी बॉडी का फोर्स 0 कर दें, अरे भाई फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका मतलब है उस बॉडी में एक्सीलरेशन ही पैदा नहीं होगा। अरे भाई, जब आप किसी बॉडी को धक्का ही नहीं लगाओगे, पुल या पुश ही नहीं करोगे, तो बॉडी मूव नहीं करेगी ना, एक्सीलरेट नहीं करेगी। तो जब बॉडी एक्सीलरेशन ही नहीं करेगी तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में है। समझ गए? क्योंकि आपने क्या किया? फोर्स नहीं लगाया। जब फोर्स नहीं लगाया तो एक्सीलरेशन नहीं हुआ, बॉडी मूव नहीं की, रेस्ट की बॉडी रेस्ट में रह गई। हो गया ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया हमने न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। बड़ा कमाल का ये लॉ है। हां, आपके रियल लाइफ में मैंने कहा बहुत जगह आप यूज कर रहे हैं। चलिए पहला एग्जांपल, इस इमेज को देख के समझिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, या कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें बॉल को कैच वैच करना पड़ता है, तो इसको जरूर महसूस करें। देखिए फील्डर क्या करता है, जब हाथ से बॉल कैच करना चाहता है तो कैच करने के साथ ही हाथ को नीचे तक ले आता है। कभी सोचा है कि उसका हाथ नीचे तक क्यों जाता है? ये देखिए, एक्शन देखिए, बॉल उसके हाथ में आने के बाद, हाथ को वो नीचे तक ले जाता है। क्या हो अगर वो ऐसे ही पकड़ा रहा है, ऐसे ही कह रहा है, और बॉल आए इस गोले में गिर जाए? जानते हैं क्या होगा? चोट लग जाएगी। यहां बॉल आएगी, हाथ स्टिफ रहेगा, उसका अकड़ा रहेगा, बॉल आएगी, टकराएगी, बाहर गिर जाएगी। एक तो कैच मिस हो जाएगा और दूसरा उसको चोट भी लग जाएगी। तो क्या करना है? इस फोर्स को, जिस फोर्स से बॉल आ रही है, हमें लीनियर मोमेंटम सोचना है ना, जो फोर्स इसे स्टॉप करे। इस वेलोसिटी से आती हुई बॉल को, तेजी से आती हुई बॉल को क्या करना है? उसको रोकना है, इसके फोर्स को यस लगाना है, ताकि बॉडी क्या हो जाए? रुक जाए। तो हमें वो फोर्स लगाना है जो उसके मास के, उसकी वेलोसिटी को क्या करे? घटाए। थोड़ा इसमें टाइम बढ़ा देंगे तो ऐसा हम कर पाएंगे। और टाइम बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? वो उसे नीचे ले जा रहा है। चलिए, तो while कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विड्रॉज हिज हैंड अलॉन्ग विद द बॉल। हां, जब एथलीट को, किसी तेज दौड़ने वाले एथलीट को अगर हाई जंप करना होता है, तो हाई जंप करते हुए कहां कूदता है? वो एक हाई जंप करते समय सैंड के पे कूद जाता है, तो उसको चोट नहीं लगती है, क्योंकि वो जब गिरता भी है तो सैंड पे गिरता है। अब सैंड सॉफ्ट होती है, उसका पैर सैंड के बॉटम तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे ही वो टाइम एनर्जी को, उस मोशन को क्या कर रहा है, को समय ज्यादा लगा दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है? लैंडिंग टाइम बढ़ जा रहा है और एनर्जी जो है उसकी, उसमें वहीं कंज्यूम्ड हो जा रही है। नतीजा, उसको चोट नहीं लग रही है। कभी आपने सोचा है कि आपके हाथ से ग्लास गिर जाए और आपके ग्राउंड में, आपके घर में गिर जाए, फर्श में गिर जाए, तुरंत ग्लास टूट जाता है। ग्लास टूट जाता है अगर कहीं फर्श में गिर जाता है, पर यही ग्लास कारपेट पे गिर जाए, आपके बेड पे गिर जाए, नहीं टूटता है। तो बेड पे क्यों नहीं टूटता है? कारपेट पे गिरने पे क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि जब कारपेट पे गिरता है तो कारपेट क्या करता है? उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। थोड़ा टाइम लेता है कारपेट नीचे दबने में, है ना, और उसकी एनर्जी, जो फोर्स, जिस फोर्स से वो आ रहा था, उसे वो एब्सॉर्ब कर लेता है। समझ गए? इस टाइम इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो जाता है? ग्लास फिर नहीं टूटता है। चलिए, ये तो आपको शायद मालूम था। आइए तीसरा लॉ समझते हैं, नाम है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओहो, थर्ड लॉ तो आप क्या कहते हो? किसी ने एक रैप्टा दिया तुम्हें नहीं नहीं, एग्जाम्पल है, किसी ने एक झापड़ दिया तो तुमने क्या किया? तुमने भी दो झापड़। तो एक्शन और सामने से आया रिएक्शन। ये तो हो गया रियल लाइफ में एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल। पर न्यूटन में क्या है? न्यूटन में भी यही कहा गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, हम लोग गांधी जी की तरह नहीं है ना कि एक गाल पे चाटा मारा
तो दूसरा गाल भी कर दिया, अरे इधर भी मार दो। चलिए, वो भी एक रिएक्शन ही है वैसे, है ना, एक्शन और रिएक्शन, याद रखिएगा। पर एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे टेक प्लेस करता है। मतलब एक्शन अगर पहली बॉडी पे है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा, दोनों सेम बॉडी पे नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एक नोटबुक जो टेबल पे रखी है, याद रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो टेबल पर रखी है तो उसका वेट क्या करता है, एक्शन की तरह काम करता है, उसका वेट डाउनवर्ड जाता रहता है। एक्शन क्या है, उसका वेट जो उसे डाउनवर्ड की तरफ जाता है ग्रेविटी की तरफ से। और रिएक्शन क्या है, वो इक्वल फोर्स जो कि सरफेस ऑफ द टेबल एक्सर्ट करता है अपवर्ड, जिसकी वजह से वो क्या होती है, ना अपनी पोजीशन से गिरती है और ना टेबल को दबा पाती है। समझ गए ना। दूसरा, आपने वॉल को पुश करना है, हाँ आपने वॉल को पुश करना है, दीवार को मारना है, तो वॉल को पुश करना, फोर्स लगाना हमारी तरफ से एक्शन है, और वॉल हमें ही ढकेल रही होती है पीछे। कभी महसूस करके देखिएगा, हाँ कभी करके देखिएगा, आपको लगेगा आप ही पीछे जा रहे हैं। ताकत लगाइए दीवार के साथ ना। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, आप पर, आपका पाम, आपकी बॉडी क्या हो रही है, बैकवर्ड जाने लगेगी। जितनी ज्यादा ताकत आप लगाएंगे सामने से वॉल, उतना ही फोर्स क्या करेगी, रिएक्शन वाला फोर्स आपको लगाएगी। तो एक्शन और रिएक्शन होता है। या आप क्या करिए, कभी आप बोटिंग पे गए हैं, हाँ ना, जरूर गए होंगे, बोटिंग पे गए होंगे, तो आप देखेंगे कि बोट्स जब को शोर से बाहर जाना होता है, मतलब नाविक को क्या करना होता है, नाव को नदी में लाना होता है, तो क्या करता है, एक्शन क्या करता है, उसको एक बड़े डंडे से पुश करता है आगे की तरफ, पर बोट चले जाती है पीछे की तरफ। तो रिएक्शन क्या होता है, बोट मूव कर जाती है। आई एम वेरी श्योर आपने देखा होगा, या इवन आप बोट से जब उतरते हैं, क्या कहते हैं, जब नाव किनारे आके लग जाती है, शोर पे आके लग जाती है, आपने कभी उतरते में ध्यान दिया है, आप जब उतरते हैं तो नाव थोड़ी पीछे चली जाती है, आप जाते हैं फॉरवर्ड, आपका एक्शन क्या है, फॉरवर्ड, पर नाव का रिएक्शन क्या है, नाव मूव्स बैकवर्ड। आई एम वेरी श्योर ऐसा आपने देखा होगा। क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये वाला तो मालूम ही है, क्या करते हैं, जब गन चलती है, जिसने गन चलाई होगी, मूवी में तो देखा ही होगा, तो गन चलते समय गोली जो निकल रही है आगे, वो एक्शन है, पर रिएक्शन कहां है, आपके हाथ पे है और गन पे है, क्योंकि वो पीछे जाती है। दो अलग अलग बॉडीज में होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्शन रिएक्शन। आइए डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, तो एक्शन, इसका वेट जो उसे क्या कर रहा है, डाउनवर्ड ले जा रहा है। रिएक्शन देखिए क्या है, उसे मेंटेन कर रहा है, इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड की तरफ। ये रहा गन, बुलेट का निकलना एक्शन, और पीछे गन का बैक आना, पुल होना। वैसे गन चलाते समय जो गन चलाते हैं वो बहुत शोल्डर को मजबूत रखते हैं, हाँ, वरना झटका मार देगा, चोट लग जाएगी शोल्डर पे। चलिए, तो न्यूटन्स के तीनों लॉ हमने देख लिए। कुछ तीनों लॉ इस तरीके से हैं, एक आसान डायग्राम में देख लीजिए। लॉ 1 में बताया कि फोर्स अप्लाई करो, बॉडी इन मोशन होगी, वेलोसिटी होगी तो मोशन करती रहेगी, बॉडी इन रेस्ट होगी तो रेस्ट में रहेगी, ये बताया था। सेकंड लॉ में बताया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये बताया था। और तीसरा और आखिरी बताया कि अगर आप किसी को पुल करोगे तो वो भी तुम्हें क्या करेगा, इक्वल मात्रा में पुश करेगा, वो चाहे दीवाली क्यों ना हो, हाँ, वो चाहे वॉल ही क्यों ना हो। अब आते हैं एक नए टॉपिक पे, नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने कॉन्टैक्ट फोर्स में इसका एक एग्जांपल किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको भी न्यूटन ने बताया है। क्या है ये लॉ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, धरती में नहीं, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और उसके अंदर जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ पुल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सर हम लोग मैंगो को अपनी तरफ खींचते हैं और मैंगो हमें अपनी तरफ खींचता है, हाँ भाई खींचता है, तो क्यों नहीं मैंगो हमारी तरफ चला आता है। अरे भाई, आपका और मैंगो का मास बहुत कम है,
वेरी 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 लो है। समझ गया ना? अब तुम्हारा साइज सैटर्न का जितना होता या मरकरी जितना होता, कोई बड़े, मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, बड़े प्लेनेट जितना होता, और तुम्हारे पास क्या होता, नजदीक में कोई मीटियोर होता, तो तुम उसको अपनी तरफ खींच लेते। जैसे हमारी अर्थ करती है, कई बार हमारे धरती पे क्या हो जाते हैं, मीटोराइट्स गिर जाते हैं, हाँ, उल्का पिंड गिर जाते हैं धरती पर आकर के। तो क्यों? धरती उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। धरती का मास बहुत बड़ा है हमारी अर्थ का, और जो बॉडीज हैं जो आसपास हैं, जो हमारे स्पेस में है, वो धरती की तरफ चली आती है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मास पे डिपेंड करता है, पर ये इनवर्स होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के लिए। फॉर्मूला क्या लग गया? एफ क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नंबर आपको रट लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा। क्या है? ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। जी अभी दिखाऊंगा, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द बॉडीज। मास ऑफ द बॉडी बड़ा मास m1, छोटा मास m2, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर। r जो है वो क्या है? सिंबल ऑफ डिस्टेंस है। दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम अट्रैक्शन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। समझ गए? अब आते हैं, जब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले से निकाला जा सकता है जी को। बस आप क्या करिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, अगर निकालना होता हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो फॉर्मूला होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडीज। और ये रही उसकी SI यूनिट। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, रेडियस दैट इज डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर, और मास ऑफ द बॉडी का हो गया किलोग्राम स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि दो बॉडीज का मास है, मास 1 मास 2। समझ गए? और वैल्यू क्या है याद कर लीजिए प्लीज। ये वैल्यू एज इट इज आपको याद करनी चाहिए। क्वेश्चन में वैसे तो दी रहेगी, पर आपको भी आनी चाहिए। क्या है ये? मैंने कहा कोई भी दो ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में, उन दोनों के बीच का ही ग्रेविटेशनल वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आइए समझें। ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है, क्या? जिसका मास 1 किलोग्राम है और वो 1 मीटर के डिस्टेंस में एक दूसरे से दूर है। बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और बॉडी एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो जो वैल्यू आएगी उसी का नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वो वैल्यू ये रही, फिक्स वैल्यू है, याद कर लीजिए। अब आता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने डिस्कस किया कि अगर हम ग्रेविटी, जब से ही वर्ड लगा देंगे फोर्स ड्यू ग्रेविटी, तो वो अर्थ हो जाएगी। अब पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ हमारे धरती की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो हमारी अर्थ भी क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इसको कहते हैं हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास ऑफ द बॉडी को ले लिया 1 kg, और अर्थ का मास फिक्स है, याद कर लीजिएगा, ये रहा अर्थ का मास 5.96। आप राउंड फिगर इसको 6 भी कर सकते हैं, 6 इंटू 10⁻24। ये जो बड़ा एम है इसमें देख रहे हैं, ये मास ऑफ द अर्थ है, और ये छोटा एम जो है मास ऑफ द बॉडी है। बाकी जी तो फिक्स है, मैंने बता दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ये रहा हमारे अर्थ का रेडियस, ठीक है। इसी वैल्यू को कहते हैं 9.8 न्यूटन को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आइए अब समझते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी धरती की तरफ आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती रहती है। फिर से, when a body reaches towards the earth, its velocity keeps on increasing. किस रेट से? 9.8 मीटर से। अब आता है, तो जब धरती की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, वो धरती की तरफ आकर्षित हो जाता है, हम इसे कहते हैं फ्री फॉल। Whenever there is an object
which comes towards the earth, it falls called as free fall. ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है उसमें लगती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंबल होता है छोटा सा g, स्मॉल g. याद रखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, स्मॉल g से रिप्रेजेंट की जाती है. हाँ, हर बॉडी पे लगती है, ये भी मैं कहना चाहता हूं. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g का फॉर्मूला क्या है, वही पुराना फॉर्मूला है. जहां आपने f लिखा था वहां आप लिख देंगे क्या, g, और फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल g का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल G, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास इनटू रेडियस का स्क्वायर. R स्टैंड्स फॉर रेडियस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है. G की वैल्यू भी याद कर लीजिए फिक्स है. कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब है कि कोई बॉडी जब नीचे आ रही होती है, धरती की तरफ आ रही होती है, आसमान से नीचे गिर रही है, तो हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ती रहती है. राउंड फिगर कर देते हैं, 10 से स्पीड बढ़ती रहती है. एक सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 30 हो जाएगी, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है जैसे जैसे बॉडी टुवर्ड दी आएगी उसकी स्पीड भयंकर तेज हो जाएगी, और इसीलिए जब बॉडी जब धरती की तरफ आती है वो जल जाती है. हाँ, चीजें बर्न कर जाती हैं. चलिए, फ्री फॉल, तो when a body falls तो इट फॉल्स ड्यू टू दी अट्रैक्शन. याद रखिएगा, एक बॉडी जब वर्टिकली अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, दोनों में यस, अपवर्ड जाएगी तो नेगेटिव ऑफ दी ग्रेविटी जाएगी, और डाउनवर्ड जाएगी तो पॉजिटिव ऑफ दी ग्रेविटी जाएगी. याद रखिएगा, बॉडी जो फॉल कर रही है उसके एक्सीलरेशन और ग्रेविटी की वैल्यू दोनों का होगी, कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी. जितना एक्सीलरेशन है उतना ही ग्रेविटी है. पर अगर बॉडी को थ्रो अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटी होगी, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं. ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है ना, अर्थ के पास है ना ग्रेविटी, पर आप फेंक रहे हैं बॉडी को ऊपर, इसीलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. चलिए, ये कुछ इक्वेशंस ऑफ लाइन है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मोशन इन वन डायमेंशन बाय सर तरुण रूपानी जरूर पढ़िएगा. आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको उसको डेरिवेशन भी आ जाएगा, और आपको इस पे बेस्ड ढेर सारे कंसेप्ट भी आ जाएंगे. हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आप इसको सर्च जरूर करिएगा, मोशन इन वन डायमेंशन. चलिए, यहां तो हो गया आपके पास मास और वेट. ये क्या चीज होती है, अरे भाई मास क्या है, तो मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज इट्स मास. किसी बॉडी में जो भी मैटर है उसको मेजर कर लो, उसका मैटर पता कर लो, हो जाएगा मास. हम लोग मास को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जब हम मास मेजर करते हैं तो बीम बैलेंस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, बीम बैलेंस. अरे भाई तराजू यूज करते हैं, तराजू. सब्जी वाला क्या लाता है, बीम बैलेंस लाता है, समझ गए. तो मास किलोग्राम में मेजर करते हैं. अब मास क्या होता है, चेंज नहीं होता, याद रखिएगा. मास ऑफ द बॉडी एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो अगला वर्ड क्या है, वेट. वेट क्या है, वेट एक्चुअली फोर्स है. कैसा फोर्स, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिस फोर्स से, याद रखिएगा, अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तो अर्थ हर बॉडी को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, डाउनवर्ड पुल करती है. इसी डाउनवर्ड पुल का नाम रखा गया है वेट. इस फोर्स का नाम है वेट, और वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. हाँ, मास इंटू ग्रेविटी. तो इसका मतलब है वेट तो हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है, बात तो सही है, पर ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग प्लेसेस में चेंज हो रही होती है. जैसे कि पुल जो है वो बहुत कम होती है पोल्स की तरफ. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. मास और वेट में डिफरेंस. तो मास क्या है, मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मैटर है. वेट क्या है, फोर्स है. मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है. मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं करती है उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो फिक्स है. इसका मतलब है अगर आपका वजन, तुम्हारा मास मैं पूछ रहा हूं, अगर है 50 किलोग्राम, तो तुम मून पे भी चले जाओगे 50 किलोग्राम ही रहेगा.
हाँ, मैंने कहा मास 50 किलोग्राम रहेगा, तुम कश्मीर चले जाओगे तो भी 50 किलोग्राम रहेगा, बट तुम्हारा वेट क्या होगा, हर जगह अलग अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल चेंज होगा। ठीक है, अब आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स तो बताना है, पर उसके आगे क्या लगा दिया है, ग्रेविटेशनल। मतलब आपको अब क्या लगा देना है, यहां लगाया मास, पर आगे क्या लगा दिया, फोर्स। तो अब इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रहा है मास में, किसी बॉडी जिसका मास है 1 किलोग्राम, सोचिए कोई एक वस्तु है 1 किलोग्राम की, अब धरती उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अर्थ का ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वैल्यू होती है न्यूटन में, और वो वैल्यू होती है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। याद कर लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और इससे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम से छोटा क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स हो जाएगा। तो बाकी सब सेम हो जाएगा, या बॉडी का मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, और 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू 989 होती है। याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, समझ में आ गया है। ये दोनों यूनिट कब लगेगी, जब बॉडी का क्या होगा, फोर्स टुवर्ड्स दी ग्रेविटी होगा, अर्थात ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स लगाना होगा। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। मैंने पूरा एक लेसन, एक पूरा कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है, सिर्फ आपके कहने पर। हाँ, ये 1 शॉट वीडियो है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लेसन मिस आउट कर दिया है, पहले के कुछ कंसेप्ट मिस आउट कर दिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। एकदम एक एक टॉपिक को देखते जाइए, साथ में नोट्स बनाइए। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपसे बेटर और कोई नंबर नहीं आएगा। यस, मेहनत आपको करनी है, मैं आपका एक मेंटर हूं, मैं आपका एक सहारा हूं, और ये प्रॉमिस दिलाता हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के लेसन वीडियोस यहीं मिलने वाले हैं सर तरुण रूपानी में। हाँ, इस नोट्स को आप चाहते हैं कि नोट्स आपको मिल जाए जो हमने इस बोर्ड पे, एसडीजी बोर्ड पे कराए हैं। ये नोट्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको इसके नोट्स अवेलेबल रहते हैं, और आप चाहते हैं परमानेंटली नोट्स को यूज करना चाहते हैं, तो हमारा ऐप सर तरुण रूपानी क्या प्ले स्टोर में अवेलेबल है, चेक तो करो। प्ले स्टोर में आइए, सर तरुण रूपानी नाम का हमारा ऐप है, वहां जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, आपकी सारी समस्या का 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ये सर तरुण रूपानी। चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, आपकी पसंद के लेसन वीडियो में, क्योंकि आपने कहा था और हमने इसको बनाया था। सारे मेजर सब्जेक्ट्स में आपको बस एक ही काम करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और आगे लिख देना है बाय सर तरुण रूपानी। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।